चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार्ल को, जो कि ललित की हाथ पकड़ा हुआ रहता है और कहता है ये सब के कारण क्या तुम हो। ललित कुछ समझ नहीं पाती है और वह हैरानी से उसकी ओर ताकते रहती है। तभी ललित पैरों की आवाज सुनती है और कहती है हमारे तरफ कोई आ रहा है। मेरा हाथ तुम छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से वरना कोई देख लेगा। आगे हम देखते हैं दो सिक्योरिटी गार्ड को, जो कि ललित और कार्ल को देख लेते हैं और गार्ड चिल्लाते हैं वहाँ पर कौन है। कार्ल सुन लेता है और थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। वे अपने मन में सोचने लगता है अगर मैं बाहर पकड़ा गया तो मैं परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि पिताजी का ऑर्डर था मुझे बाहर ना निकलने का। कार्ल अचानक उठता है और ललित के हाथ पकड़कर कहता है जल्दी मेरे साथ चलो यहाँ से। ललित थोड़ा परेशान हो जाती है और कहती है क्या, मुझे कहाँ तुम लेके जा रहे हो। ललित अपने मन में सोचने लगती है कार्ल प्रिंसेस सोफिया को रेप कर दिए थे, ये रूमर लगता है सही है। आगे हम देखते हैं कार्ल ललित को ऊपर गिर जाता है और ललित चिल्लाने लगती है, कहती है प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे जाने दो। ललित अपना आँख खोल के देखती है और कहती है क्या ये कुछ नहीं किया, ये रुक गया। इतने में कार्ल कहता है चुप करो तुम थोड़ी देर। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वो दो गार्ड्स को, जो कि उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। एक कहता है कोई घुसपैठिया अपने रॉयल गार्डन के अंदर घुस आया है। कार्ल कहता है शायद वे लोग अभी चले गए हैं। कार्ल ललित से माफी मांगता है जो कुछ भी अभी हुआ इसके लिए। ललित कहती है मुझे यहाँ नहीं होना था, मैं कहाँ आके फंस गई। कार्ल कहता है अगर मैं पकड़ा जाता तो बहुत बड़ा मुसीबत हो जाता, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ रहने का, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ललित कहती है तुम बुरा मत मानो। ललित कहती है मैं तो तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे अभी जाने दोगे। इसके रिप्लाई में कार्ल कहता है नो। ललित डर जाती है और कहती है क्या, ये किस तरह की जवाब है। कार्ल कहता है अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर से मुझे दर्द होना चालू हो जाएगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो देख लो। ये कहते हुए वे ललित का हाथ छोड़ देता है। जैसे ही वो ललित का हाथ छोड़ता है वे अपने पेट को फिर से पकड़कर चिल्लाने लगता है। इसे देखकर ललित फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। कार्ल उसे थैंक यू बोलता है और वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और कार्ल कहता है मुझे माफ करना अभी जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए मैं कभी ऐसे सिचुएशन में फंसा नहीं था पहले, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। इतने में हम देखते हैं उन दोनों को पीछे सोल्जर्स आके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें ढूंढ लिया। जैसे ही सोल्जर उन्हें देखते हैं ये कहता है प्रिंस थर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप महाराज की बात ठुकरा कर बाहर क्यों घूम रहे हैं, और तो और आपके साथ एक लड़की भी है। कार्ल अपने माथे पे हाथ रख लेता है और कहता है तो हम पकड़े गए। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं सीधा राजमहल, जहाँ पर महाराज के सामने कार्ल घुटने पर बैठा हुआ था। बाकी लोग महाराज के आसपास खड़ी हुए थे। महाराज पूछते हैं जो कुछ भी मैंने सुना क्या ये सब सही है। कार्ल रिप्लाई में कहता है नहीं। महाराज गुस्सा हो जाते हैं और पूछता है नो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुमने मेरे ऑर्डर को डिसोबे नहीं किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने कमरे में रहोगे, इस पार्टी में नहीं आओगे। कार्ल सर झुकाते हुए कहता है हाँ मैं मानता हूँ, मैं आपका ऑर्डर डिसोबे किया था बाहर आकर। तभी सोफिया इंटरफेयर करती है और कहती है फादर, कार्ल जरूर मुझे बर्थडे विश करने के लिए आया होगा और ये तो किसी के सामने भी नहीं आया ताकि इसके इलनेस के कारण आपको कोई दिक्कत हो। महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इतने इम्पोर्टेंट के दिन में भी ये मार्कस की लड़की को छेड़ने की जरूरत की है, अगर मैं इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दूंगा तो फिर ये एक स्कैंडल का रूप ले लेगा। सोफिया इसके जवाब में कुछ नहीं कह सकती थी, वे बस उदासी भरे चेहरे को लेकर देखती रह गई। तभी हम देखते हैं मैथ्यू को, जो कि अपने घुटने पर बैठकर कहता है महाराज मुझे लगता है प्रिंस तो बस मेरी डॉटर का हॉनर बचाने के लिए ऐसा कुछ किए होंगे।
अगर आपको किसी को कुछ कहना है या फिर सजा देना हो तो आप मुझे दें। ललित ये सब खड़ा होकर देख रही थी और वे अपने मन में सोचती है, महाराज तो प्रिंस को डिफेंड करने की जगह उल्टा उन्हें सबके सामने जलील कर रहे हैं। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर मैं खत्म नहीं करी तो आगे जाकर ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा पैदा कर देगा। महाराज कहते हैं मैथ्यू से, कर्ल के प्रति कोई भी उदारता दिखाना बहुत ही ज्यादा मूर्खता होगा। तभी ललित अपने मुंह खोलती है और कहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। महाराज पूछते हैं, वो क्या है? ललित आगे आती है और वे अपने सर को झुकाते हुए कहती है, प्रिंस थर्ड को आपके ऑर्डर के विरुद्ध जाकर बाहर आने का सिर्फ यही कारण नहीं है कि वे बर्थडे पार्टी देखना चाहते हैं, बल्कि इतना बोलते ही कर्ल इंटरफेयर करता है और कहता है, महाराज मुझे माफ करें। ललित आगे कहती है, लेकिन मुझे सच्चाई सबको बताना ही पड़ेगा। कर्ल अपने मन में सोचने लगता है, ये लड़की क्या करने वाली है, और ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी ललित कहती है, महाराज अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ आपसे? क्या आप कुछ दिन पहले बीमार थे? महाराज कहते हैं, हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो सिर्फ राजमहल के अंदर ही थी। तभी ललित अपने घुटनों पर बैठती है और कहती है, ये सब मुझे प्रिंस थर्ड ने बताए थे। वे आपके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, इसीलिए वे बाहर आकर बस आपको दूर से देखना चाहते थे, क्या आप ठीक हैं या नहीं, ये बस वो सुनिश्चित करना चाहते थे। और इसके अलावा वे आपसे बहुत दिनों से नहीं मिले थे, इसीलिए प्रिंस थर्ड आपको देखने के लिए आपका ऑर्डर डिसोबे किए थे। इतना कहते ही ललित अपने मन में सोचती है, महाराज कर्ल को पसंद नहीं करते हैं, ये रूमर गलत नहीं था। महाराज ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वे उसकी ओर उदासी भरी नजरों से देखने लगता है। आगे वो कर्ल से पूछता है, क्या यही सच्चाई है? कर्ल कहता है, जी पिताजी, मैं आपको बहुत दिनों से नहीं देखा था, इसीलिए मैंने सोचा आपको कहीं दूर से एक बार देख लूं। लेकिन इसी बीच मैंने मार्कस की बेटी से मुलाकात कर ली और फिर पेट्रोलिंग गार्ड से बचने के लिए मैं उसके साथ छुप गया था। मैं ये सोच के परेशान हो गया था, अगर आपको पता चल जाएगा तो आप फिर गुस्सा करेंगे, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैं ललित को लेकर छुप गया था। किसी के सामने अपने महाराज की हेल्थ के बारे में नहीं बात करना था, लेकिन मैंने ये गलती की है, इसके लिए मुझे माफ करें और आगे से मैं ध्यान रखूंगा ऐसा गलती ना हो, प्लीज मुझे माफ कर दें पिताजी। तभी मैथ्यू कहता है, महाराज आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसा लड़का मिला है, इनके हरकतें तो मुझे भी बहुत ही प्रसन्न कर दिया। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप इन्हें प्लीज माफ कर दें। इतना कहते ही महाराज अपने हाथों को उठाते हैं और कहते हैं, खड़ा हो जाओ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारे जैसा लड़का मुझे मिला। तभी ललित कहती है, हम भी भाग्यशाली हैं महाराज जो आपके जैसा राजा मिले। आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं महाराज जो आपको प्रिंस थर्ड जैसा लड़का मिला और एक समझदार राज्य में रहने वाले लोग मिले। महाराज ठहाके मार के हंसने लगे और कहने लगे, मार्कस निकोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। इसके शब्दों ने मुझे बहुत ही ज्यादा मंत्र मुक्त कर दिया और मैं अपने हंसी को रोक नहीं पा रहा। मैथ्यू अपने सर को झुकाते हुए कहता है, ये तो मेरा खुश नसीब है महाराज जो आप हमारी बेटी से प्रसन्न हुए। आगे महाराज खड़ी हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब यहीं खत्म करते हैं और प्रिंस थर्ड, अगर आपको मुझसे कुछ बात करना हो या फिर मुझसे मिलना हो तो आप प्लीज किसी सर्वेंट से कह दीजिएगा, वे हमारे अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे। कर्ल मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू फादर। आगे हम देखते हैं सोफिया और महाराज को गेट की ओर जाते हुए। कर्ल और ललित दोनों ही चैन की सांसें लिए। ललित हंसते हुए कर्ल से कहती
कहती है मेरा एहसान मत भूलना। कर्ल कहता है ठीक है, तुम तो ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर दी। आगे वो पूछता है तुम्हें कैसे पता चला महाराज की इलनेस के बारे में। ललित पूछती है क्या तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो। आगे कर्ल कहता है क्या मार्कस हमारे घर के अंदर स्पाई छोड़ के रखे हैं। ललित ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे कर्ल कहता है क्या तुम्हें किसी दूसरे का स्पाई ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। ललित कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे कर्ल कहता है ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम किसी भी तरह के स्पाई हमारे राजमहल में ना छोड़े। अगर ऐसा कुछ सोची तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। सोफिया और मैथ्यू नोटिस करते हैं वे दोनों अभी तक नहीं आए। तभी वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वे नोटिस करते हैं उन दोनों को झगड़ते हुए। सोफिया कहती है यहाँ जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। जी अभी आया। इतना कहते हुए वे सोफिया की ओर बढ़ता है, निकोला की ओर देखता है और कहता है ये एहसान मैं नहीं भूलूंगा, हम जल्द ही मिलेंगे। ललित ये सब देखते रहती है। तभी मैथ्यू आता है और कहता है अब हमें भी चलना चाहिए। सीन यहाँ कट होता है और हम देख दोनों को चैरियट में बैठे हुए। तभी मैथ्यू पूछता है ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो। ललित कहती है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यही अच्छा हुआ कि मैं ये बातें बाहर नहीं लीक करी। मैथ्यू गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम में से कैसे कह सकती हो, क्या होगा अगर वेलस को ये सब पता चल गया तो। तुम भूलना मत तुम एंथोनी से ऑलरेडी एंगेज हो चुकी हो, क्या तुम अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकती। तभी ललित कहती है मैं समझ गई, लेकिन क्या एंटोनी से मैरिज करना जरूरी है, हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। मैथ्यू उस पे चिल्लाते हुए कहता है तुम ये सब कैसे कह सकती हो, ये हमारे बुजुर्गों ने ये मैरिज फिक्स किए थे, तुम इसे मना नहीं कर सकती। ललित भी गुस्सा हो जाती है और कहती है लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तो अभी तक रहे नहीं, उन लोगों को गुजरे हुए बहुत दिन हो गए हैं और फिर हम तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी नहीं किए थे, तो क्यों मुझे ये मैरिज करना जरूरी है। मैथ्यू गुस्से में कहता है बस करो ललित, आज तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। ललित मुंह फुलाकर बाहर की ओर देखने लगती है और अपने मन में सोचती है कर्ल भी मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगा। वे ये सोचता है कि मैंने उनके पैलेस के अंदर किसी स्पाई को छोड़ रखा है, क्या वो अब से दूरियां बनाते रहेगा मेरे से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसके नजदीक जाना ही होगा। आज जो भी घटना हुआ उसमें तो ये साबित हो गया कि कर्ल एक बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति है। वे कैसे मेरे शब्दों में शब्द मिलाकर वे बच निकला। क्या इसका मतलब कर्ल भी सिंहासन के दावेदारी के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी हो, लेकिन मुझे अब से थोड़ा सावधानी बरतना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।